आज आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं बूम बूम क्लास के तीसरे चरण में महामैराथन। आपको एक बहुत बढ़िया चीज ऐड कराया हूं, उसको याद रखिएगा। वो है रैपिड मोड। जो आपका ये चल रहा है रैपिड मोड है। थोड़ा स्पीड इसमें ज्यादा होगा और नाउन प्रोनाउन को भी स्पीडली ही मैं मैनेज किया हूं। अतः आप लोग निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका बेहतर काम करेगा ये टॉनिक। अतः आप सभी बढ़िया से चैप्टर पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद रैपिड मोड के दायरे में हम लोग आगे बढ़े। जितना जल्दी थोड़ा जुड़ते जाइए ताकि हम इसमें अपना स्टेप आगे बढ़ावें। बिल्कुल सही है, पढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं। आपको इंट्रो क्लास में इसमें ध्यान रखें एडजेक्टिव है। ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि नाउन प्रोनाउन का दायरा में मैं आपको नाउन में 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन दिया हूं और प्रोनाउन में आपको 330 प्लस क्वेश्चन दिया हूं। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव के दायरे में हम आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो याद रखें कि जब 500 प्लस क्वेश्चन है तो हमको ये लगा कि क्यों नहीं इसको दो तरह से तोड़ दिया जाए। एक पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया जाए और एक पार्ट को उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाए। आपको हमने दो तरह से एडजेक्टिव को बांटने का निर्णय लिया और कहा कि हम दो तरह से आपको एडजेक्टिव बता रहे हैं, दो पार्ट में, दो सेगमेंट में। एक इंट्रोडक्शन लेवल और दूसरा एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो लेवल का दे रहा हूं और 250 जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपको सामने आएंगे। हाल ही में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका इंट्रो लेवल जरूर उसको टच कर लेगा जितने क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको इससे नहीं घबराने की जरूरत है। इसलिए 250 का दो मैं सेगमेंट लाया हूं, यानी एक इस सैटरडे 250 क्वेश्चन और फिर अगले सैटरडे भी एडजेक्टिव ही चलेगा जिसमें फिर हम लोग 250 क्वेश्चन जज करेंगे। इधर फेसबुक पर राजू रंजन लिख रहे हैं हाई, विशाल कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीष कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर आपको यूट्यूब पर विवेक गुप्ता लिख रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाइए सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु कुमार लिखते हैं राधे राधे। निशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। प्रिंस बैठा लिख रहे हैं कि सर एडवर्ब, पहले भी कोई एडवर्ब एडवर्ब चिल्ला रहा था, लेकिन एक बात बताइएगा ये कैसा कथन है, बिना एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हम एडवर्ब कैसे लेकर आए। सौरभ पटेल अच्छा जवाब दे रहे हैं कि भाई सब चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। कविता कुमारी लिख रही है कि बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज वन। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको दर्शा रहे हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा सा आप लोग आ जाएं। पहले महामैराथन का आप सेगमेंट देख रहे हैं, रैपिड मोड है और वार्निंग ये है आपके लिए कि कृपया चैप्टर पढ़ने के बाद ही देखें। तो चैप्टर पढ़ जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार यादव भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनू सिंह लिख रहे हैं मिस यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपको कि एडजेक्टिव में कितने तरह के चीज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है मेरे भाया। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव को हम 26 टुकड़ों में बांटकर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि नाउन जब पढ़े थे तो नाउन का भी रेंज बड़ा था, लेकिन वो 20 ही सेगमेंट में बट पाया था। प्रोनाउन में आप गए थे तो प्रोनाउन को हम 12 सेगमेंट में बांटे थे और उसके सामने आपको दर्शाए थे। और बिल्कुल अब जो एडजेक्टिव है उसका दायरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि एडजेक्टिव के दायरे में बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं।
एडजेक्टिव खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव चैप्टर है, इसके अलावा ये डिटर्मिनर को भी कवर करता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके दायरे में डिग्री भी आता है और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के ही दायरे में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है आर्टिकल को। तो ध्यान रखा जाए, इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर यदि हम बढ़ते हैं, आपको मिला होगा यहाँ कंटेंट्स में जहां दिए हैं वहां लिखे हैं आपको कि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और डिग्री है। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहला चीज है इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है कि ध्यान रखें कि किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो विशेषता बतावे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और फॉर ए नाउन विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान रखा जाए, जो नाउन के साथ आ जाए, प्रोनाउन के साथ आ जाए या उसके जगह पर उसके लिए आ जाए, तो वो सब एडजेक्टिव होता है। कब? जब वो विशेषता बताने लगता है तब। एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, रसिया से रसियन बना, ध्यान रखा जाए कि जर्मनी से जर्मन बना। तो हमको यदि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाने का जब मौका मिले तो वो एडजेक्टिव कौन होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी वो कॉमन नाउन के रूप में भी काम करता है। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज का प्रयोग कॉमन नाउन्स के लिए भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। WH वर्ड जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न करता था तो जबकि नाउन के साथ आकर प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है। WH में मूलता है, आपको इसमें मिलता है व्हाट मिलता है, मिलता है और व्हिच मिलता है। ध्यान रखें, इनको मूलतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। WH में कंजंक्शन के अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि WH रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, जो मैं प्रोनाउन में आगे आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। चलिए आगे बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होता है, ध्यान रखा जाए कि जब संख्याओं का प्रयोग नाउन का विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह से आ सकते हैं। डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नंबर या डिजिट का चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं। ध्यान रखें, डेफिनिट न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर दर्शाने वाले होते हैं, एक यानी एक उसका ऑर्डर पेश करते हैं और एक काउंट पेश करते हैं। तो जो ऑर्डर पेश करते हैं उसे ऑर्डिनल्स बोलते हैं और जो काउंट पेश करते हैं उनको कार्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल्स हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है? कार्डिनल्स है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर साउंड कट कट के आ रहा है। वर्मा लिख रहे हैं सर साउंड स्लो आ रहा है, क्या ये सही है? मनीष कुमार लिख रहे हैं कि साउंड ठीक है सर। चलिए ठीक है, आशा है कि सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि इसमें मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स जो होता है वो डेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है जिसके दायरे में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स आते हैं, और यदि दूसरा होता है वो इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, मेनी, फ्यू, ये सब का प्रयोग हम करते हैं जब काउंटेबल्स के लिए ये यदि आते हैं तो याद रखा जाए कि इन्हें इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, आगे यदि मैं बात कर रहा हूं ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के अलावा एक न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। उन्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर के दायरे में दर्शाया जाता है, परंतु उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ना बेहतर है, इसलिए आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसको पेश किए हैं। ध्यान रखा जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो जो यदि काउंटेबल्स के साथ आ जाएगा तो वो तो हमारा नंबर है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल्स के साथ आता है तो वो क्वांटिटी है।
मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सब जब वर्ड प्रीसीड करने लगे अनकाउंटेबल नाउन को तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दायरे में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, दिस दैट दिस दोज, याद करें दिस दैट दिस दोज सच, इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि यदि नाउन के बदले में आकर ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जबकि ये नाउन के साथ आकर यदि नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करें, नाउन को प्रीसीड करने लगे तो वहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन उसके बाद आता है और सिंगुलर नाउन के द्वारा फॉलो होता है, और ध्यान रखिएगा कि जो दीज दोज है ये सब प्लूरल के द्वारा फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी मैंने चर्चा किया था। कुछ किताबों में कुछ आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसे न्यूमेरिकल्स के दायरे में ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स डाल दिया जाता है, और नहीं तो एक्सप्लेन किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ईच, इधर, इधर, याद करें ईच, इवरी, इधर, नीदर, यदि नाउन के साथ रहे, नाउन को प्रीसीड करे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये पढ़ने को मिले हैं। याद रखिएगा अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है किसी भी चीज का क्वालिटी, अच्छाई बुराई जो भी हम पेश करें वो सब क्वालिटी है। आपकी अच्छाई भी आपकी क्वालिटी है और बुराई भी क्वालिटी है। एक पॉकेटमार की क्वालिटी है कि वो सफाई से पॉकेट साफ कर लेता है, आप करके देखेंगे मुकालत से मुलाकात हो जाएगा। बात बनता है यहाँ पर कि गुड बैड टाल यंग स्ट्रांग जितना है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसी को कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो उसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है जो डिस्क्रिप्शन देता है। ध्यान रखा जाए। इसके बाद इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, याद करें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन एडजेक्टिव उससे भिन्न होता है, वो एडजेक्टिव नहीं बनता। इम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो चीज आता है, एक ऑन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद द वेरी का प्रयोग किया जाता है। ये इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात बनता है आगे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के दायरे में कुछ ज्यादा नहीं है। WH में एक वर्ड है व्हाट। यदि व्हाट का प्रयोग आपको सरप्राइज शो करने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए किया जाए, व्हाट अ गुड पेन, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया आइडिया के प्रचार में अभिषेक बच्चन बोला करता था व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का दो तरह से मूलतः यूज होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और प्रीडिकेटिव फॉर्म में। एट्रीब्यूटिव कब होता है, जब नाउन को प्रीसीड करने लगता है, नाउन के ठीक पहले आकर उसे डिफाइन करता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होता है। जबकि प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है क्या, प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है कब, जब वो वर्ब के साथ वर्ब को फॉलो करते हुए अगर एडजेक्टिव आने लगता है तो वहां पर आता है वो प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन होता है, तो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन को प्रीसीड करता है, और जो प्रीडिकेटिव होता है वो कौन होता है, तो जो वर्ब के साथ अगर कनेक्टेड रूप में आता है, यानी प्रीडिकेशन में जो यूज किया जाता है, प्रीडिकेट पार्ट में जो आने लगता है वो होता है प्रीडिकेटिव। हाँ, ध्यान रखा जाए। एक और यहाँ फॉर्म है इंटरपोलेटेड यूजेज। इंटरपोलेटेड क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कभी कभी आपको एडजेक्टिव ऐसा भी मिलता है जी जो नाउन प्रोनाउन के लिए आता तो है लेकिन दूर दूर तक नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो सेंटेंस में कहीं और डिफाइन करने लगता है, तो वो डिफाइन होता है या वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, तो वैसे एडजेक्टिव को इंटरपोलेटेड कहा जाता है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन, थका मांदा मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरा ही विशेषता है कि मैं थका था, इसके बाद एग्जॉस्टेड था, पूरी तरह से थक कर चूर था, तो वो मेरे लिए आया एडजेक्टिव कहाँ आया, तो शुरू में ही आ गया, तो वो डिफाइन कर रहा है बिल्कुल आजाद रहकर, अकेला रहकर यदि वो डिफाइन करने लगे तो उसको इंटरपोलेटेड कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इंटरपोलेटेड यहां बता दिए। अब क्या है कि सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर हम एडजेक्टिव आपको बताएंगे जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ में, ऑल में क्या अंतर है, ईच एवरी में क्या अंतर है, अटमोस्ट अटरमोस्ट में क्या अंतर है, ये सब जो यूज बताऊंगा मैं वो होगा आपका
यूजेस, सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, इसके दायरे में एक चीज आपको और बता सकते हैं, याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनर में भी कुछ इसके पार्ट्स पढ़े जाते हैं, तो आप डिटर्मिनर और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में फंसिएगा मत। आपको सीधा यही याद रखना होगा, आपको बिल्कुल यही याद रखना होगा कि ये यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके से दायरे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो हैं यही इसी का फॉर्म है, डिटर्मिनर्स। ऐसे तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के दायरे में पढ़ा जाता है, इसलिए याद रखें हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ भी छूट नहीं रहा है। ध्यान रखें, अब आर्टिकल्स है, यूज ऑफ ए एंड दी है, और कहां कहां इसका नहीं यूज प्रयोग होता है, नो यूसेज ऑफ आर्टिकल, तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आपको बता देते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आने लगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे। डिग्री में आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन होता है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके 3 फॉर्म होते हैं। और डिग्री करता क्या है, तो किसी क्वालिटी को मेजर करता है, किसी में क्वालिटी का एक्सटेंट बताता है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, किस मात्रा में है, उसका जो आकलन है वो डिग्री है। और वही आकलन 3 फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको बता दें कि फॉर्मेशन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है। जनरल सेंस में लोग ये मानते हैं कि ई आर जोड़कर पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनता है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनता है, मोर मोस्ट जोड़कर भी, जिसमें सिलेबल का पार्ट 2 हो या कुछ में दो से ज्यादा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सिलेबल वाला में भी हम मोर मोस्ट लगाते हैं, फुल से अंत करता है, INC से अंत करता है, आदि आदि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 में भी मोर मोस्ट का ये प्रयोग करते हैं, वो सब भी चर्चा है। तो कहाँ ई आर ग्रुप लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ ईएसटी, कहाँ मोस्ट लगेगा, या कहाँ एक दूसरे के जगह पर यूज हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज से, किसी अदर लैंग्वेज से बोरोड एडजेक्टिव हैं, उसका डिग्री कभी भी ई आर ईएसटी मोर मोस्ट के नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो जैसे गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, वेल का भी बेटर हो गया, द बेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हमको ध्यान रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूसेस हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल्स है, यूसेस है, उससे भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सुपरलेटिव से भी जो होते हैं उससे भी हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पॉजिटिव डिग्री, दैट इज द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग। comparative degree, that is the higher range or higher quantity of a quality in comparison to positive, and the highest quantity of क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। यदि चरम सीमा पर कोई क्वालिटी हो तो वो होता है सुपरलेटिव, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। आगे है रूल्स रिगार्डिंग इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में इंटरचेंज आते हैं, यानी एक ही बात को कैसे हम पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक ही बात को कैसे कंपैरेटिव में रख सकते हैं, वही बात कैसे सुपरलेटिव में रखा जा सकता है, इसको हम इंटरचेंज के दायरे में रखते हैं। वहां से भी कुछ नियम जनरेट होते हैं, कुछ रूल बनते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरचेंज का होगा। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। वो क्या है कि आपका पार्टिसिपल होता है, यानी वर्बियल एडजेक्टिव। कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव ऐसा फॉर्म बनता है जो कि आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखा जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यदि हम V1 में ING जोड़कर, वर्ब में ING जोड़कर एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से या कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखा जाए कि 3 तरह के पार्टिसिपल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखा जाए, दिस पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन।
फर्स्ट पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विद द नाउन, ये बताता है कि क्या घटना चल रही है, ये बोला है कि क्या घटना चल चुकी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है एक घटना को क्वालिफाई करते हुए दूसरे घटना को जनरेट करता है। तो याद रखिएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलता है। ये रहा है आपका 26 तरह का क्वेश्चन जो आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है। हम इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से ये कहने जा रहा हूं कि अश्वमेध का तीसरा अश्व छोड़ रहा हूं। किसी को लगाम पकड़ना हो तो आसानी से पकड़ ले और उसके बाद वो आए और इससे ये रिकॉर्ड को तोड़े। इसके बाद हम अगला रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। चलिए आप सभी को शुभकामना। अंकित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद इंडियन रेलवे IR लिख रहे हैं ऑल इज वेल सर। प्रदीप पासवान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजन चौहान गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। तनवीर आलम गुड नून लिख रहे हैं। मनीष यादव लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। स्माइल प्लीज ऑफलाइन नहीं चलता है, अब क्या? क्यों बाबू? ऑफलाइन बिल्कुल चलता है और बहुत शानो शौकत से चलता है। और ऑफलाइन के अलावा आपको एक गिफ्ट दे दिया हूं ऑनलाइन, ये गिफ्ट को भी संभाले रखिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए एक असिस्टेंस का काम कर रहा है, एक आपके लिए एक्जिलरी है। ये मत समझिएगा, इसी पर आधारित मत होइएगा। बिना ऑफलाइन कहीं भी पढ़ाई होता हो, एक दावा का आपको बता देते हैं कि बिना बढ़िया से ऑफलाइन का तैयारी किए, बिना कॉपी किताब से उलझे, केवल ऑनलाइन के बदौलत किसी की बादशाहत नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन इतना जरूर आपको मदद कर सकता है कि यदि ऑफलाइन में थोड़ा कॉपी किताब से आप लगे हैं, थोड़ा भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब से उलझते हैं, तो ऑनलाइन आपको इस लेवल का जरूर बना देगा दोनों का कोलैबोरेशन से कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन केवल आश्रित हो जाइएगा तो ये नहीं संभव है। चलिए बढ़ता हूं आगे। और ये भी नहीं कह रहा हूं पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये सब आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए इधर मनीष मेहता के लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। पंकज गणेश भी लिख रहे हैं नमस्कार सर। दीपक पांडे लिख रहे हैं सर चलिए बहुत बढ़िया। सोनू कुमार लिख रहे हैं नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभकामना। इधर सौरभ पटेल कह रहे हैं सर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए। ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा, उसे थोड़ा जोश में कहिए। कहिए कि हमारी उड़ान देखनी हो तो ये आसमां से कह दे थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चल आगे बढ़ते। Will you have much problems? Correct. You will have much problems in your life, but none of them will harm you, even in the least. कह रहा है क्या कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा अपने जीवन में, लेकिन वो कोई आपके लिए खतरा नहीं होगा। तो ध्यान रखा जाए कि प्रॉब्लम्स जब काउंटेबल हो गया तो मच कहाँ होगा, यहाँ मेनी का प्रयोग करेंगे। जब प्रॉब्लम्स काउंटेबल है तो वहां मच नहीं मेनी का प्रयोग किया जाएगा। आंसर नंबर कौन बन गया? ए। All the guests spontaneously remarked that the dish was very tasty. ध्यान रखा जाए कि जितने भी गेस्ट थे वो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वैच्छिक रूप से अपने आप वो रिमार्क दिए कि जो डिश मतलब जो खाने का थाली था वो वाज वेरी टेस्टी। यही गलती फंस गया। ध्यान दें यहाँ स्पेलिंग के वजह से आपको डुबा रहा है। इस टेस्ट का तो अर्थ एग्जाम होता है और टेस्टी जब करोगे तो TASTY होना चाहिए, इसलिए यहाँ TA का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर कौन बन गया? D होना चाहिए। Although he was desired to work hard, यद्यपि उसने इच्छा जाहिर किया, वो इच्छुक था मेहनत करने का, he could not do so, फिर भी वो नहीं कर सका। owing to his prolonged illness, अपने बीमारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। ध्यान रखा जाए कि although he was desired, ये तो पैसिव जैसा लग रहा है लेकिन ये सेंस नहीं लग रहा है कि although he was desired, उसको इच्छा किया गया नहीं। या तो कहें कि he desired और नहीं तो करें ही वाज डिजायरस। ही वाज डिजायरस का प्रयोग करें या नहीं तो ही डिजायर्ड का प्रयोग करें। तो डिजायरस यूज कर दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। यद्यपि वो इच्छुक था, ही वाज डिजायरस
टू वर्क हार्ड। आंसर नंबर कौन बनेगा? इवन एट द प्लानिंग स्टेज, यहां तक कि प्लानिंग स्टेज में राजेश वाज क्वाइट श्योर, राजेश बिल्कुल निश्चिंत था दैट द स्कीम वाज बाइंडिंग टू फेल। कह रहा है कि यहां तक कि प्लानिंग स्टेज में राजेश बिल्कुल निश्चिंत था कि यह स्कीम पूरी तरह फेल होगा। द स्कीम वाज बाइंडिंग टू फेल, नहीं, कोई चीज होना निश्चित होता है तो बाउंड टू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखा जाए। यू आर सर्टेन टू गो देयर, यू आर लाइकली टू गो देयर, यू आर बाउंड टू गो देयर, तो यहां पर बाउंड टू का प्रयोग होगा, बाइंडिंग टू का प्रयोग नहीं होगा, बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर कौन बनेगा? डी। हरीश इज वेरी मच विलिंग, हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विद मी यू। कह रहा है कि आपके साथ आने के लिए हरीश बिल्कुल इच्छुक है, तो हरीश इज वेरी मच विलिंग, ये नहीं, विलिंग के यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज किया गया है, तो पॉजिटिव का पहले मच नहीं, यहाँ वेरी का प्रयोग किया जाएगा, वेरी विलिंग का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर बी। विलिंग का मतलब इच्छुक होता है, एडजेक्टिव। ए जर्नी बाई कार is as quick or perhaps quicker than that by train in this particular case। इस particular case में जो जर्नी है कार से वो लगभग तेजी से या कुछ ज्यादा तेजी से ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगी, खासकर इस पर्टिकुलर केस में। तो ए जर्नी बाई कार इज एज क्विक के बाद एज लगना चाहिए, तब ना और का प्रयोग करेंगे, परहैप्स क्विकर, एज क्विक, एज प्लस पॉजिटिव में एज का प्रयोग होता है, सिमिली का प्रयोग करते हैं। आंसर नंबर कौन बनेगा? बी। द मैनेजमेंट फील्स दैट, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रोडक्टिव। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, वो उनसे कोई काम धाम नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, एंड डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड, और वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो नॉन प्रोडक्टिव कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रखें। नॉन प्रोडक्टिव कोई वो एक्शन हो सकता है, कोई व्यक्ति होगा वो अनप्रोडक्टिव होगा, यानी उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर कौन बनेगा यहाँ? सी। There are just too few trains for the ever-grow number of passengers in the city। कह रहा है क्या कि शहर में पैसेंजर की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद कह रहा है कि बहुत कम ट्रेन है, तो there are just too few, too little, टू मेनी का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टू फ्यू ट्रेन्स, बहुत कम ट्रेन है। फॉर द एवर ग्रो नहीं, एवर ग्रोइंग का प्रयोग होता है। एवर लास्टिंग, एवर ग्रोइंग, एवर रनिंग, एवर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम करता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो बी होना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ देयर फॉरवर्डेड थिंकिंग, उनका फॉरवर्डेड थिंकिंग के बदौलत लीडर्स ऑफ बोस्टवाना हैव मैनेज टू रेज ओवर 1 मिलियन सिटीजन्स आउट ऑफ पॉवर्टी, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने में सफल रहे। तो कह रहा है क्या कि ऑन अकाउंट ऑफ देयर फॉरवर्डेड थिंकिंग, यही गलती है। ध्यान दें, फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है और फॉरवर्डेड का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। फॉरवर्ड का अर्थ होता है बेहतर सोच वाला, बेहतर सोच वाला, या उन्नत कहें, उन्नत कहें, फॉरवर्ड होता। अब फॉरवर्ड जब वर्ब होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा आगे बढ़ाना। तो बताइए फॉरवर्डेड का अर्थ क्या हो गया? कि आगे बढ़ाया हुआ, किसी से आगे निकालने का सेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो बताया जाए कि यहाँ फॉरवर्डेड थिंकिंग होगा कि फॉरवर्ड थिंकिंग होगा। उनके उन्नत सोच के वजह से, बेहतर सोच के वजह से लीडर्स जो है बोस्टवाना के, वो लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया। आंसर नंबर, लॉर्ड नेल्सन went to the sea at an early age। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि लॉर्ड नेल्सन जो थे वो समंदर में जाया करते थे बहुत कम उम्र में। तो यहाँ went to the sea नहीं, went to sea का प्रयोग होना चाहिए। फ्रेज होता है go to sea, go to sea। ध्यान दें, ऐसे एक फ्रेज है at sea, भटकना। आपको बता देते हैं कि यदि कहीं वोएज के लिए जाइए, समुद्री यात्रा के लिए जाइए, वहां विजिट कीजिए समंदर में, तो वहां पर
वहां सी के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन यदि आप किसी अन्य कार्य में जाने लगेंगे तो फिर वहां दी का प्रयोग किया जाता है, वो फ्रेजल यूज में आ जाता है। आंसर नंबर बी। द सिम्टम्स ऑफ एमिनेंट रेंज कैन बी सेंस्ड by equipment in the meteorological department। कह रहा है क्या कि जो हमारे पर्यावरण वाले डिपार्टमेंट जो हैं वो कुछ इक्विपमेंट के मदद से जो बरसात है, हाल में होने वाली बरसात का आकलन कर सकते हैं। तो द सिम्टम्स ऑफ एमिनेंट रेंस यही कह रहा है। तो ध्यान दिया जाए कि इस एमिनेंट का तो अर्थ आया होगा कि प्रसिद्ध होता है, फेमस के अर्थ में बड़ी हस्ती को एमिनेंट बोला जाता है, जबकि बहुत नजदीकी होने वाली घटना को इमिनेंट कहा जाता है। वहां पर इमिनेंट का प्रयोग करेंगे तो एमिनेंट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इमिनेंट। आंसर नंबर कौन बना, बी। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। कह रहा है क्या कि जितना तेजी से वो कंप्लीट करेगा अपना काम, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। फिर आपको याद होगा कि रेसिप्रोकल कंपैरिजन का बात मैं किया था। रेसिप्रोकल कंपैरिजन कहें या पैरेलल कंपैरिजन कहें तो वहां पर कंपैरेटिव का क्लॉज दोनों तरफ होता है। तो द फास्टर ही कंप्लीट्स, द लार्जेस्ट नहीं, लार्जर होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना, सी। कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम, कुणाल के पिताजी उसको सलाह दिए, नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। रात में देर तक वो मोटरसाइकिल न चलावे। तो लेटली नहीं बल्कि लेट का प्रयोग करेंगे, बनेगा कि कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेट एट नाइट। आंसर नंबर डी होना चाहिए, लेटली के जगह लेट का प्रयोग करेंगे। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, अजय और बेहतर कार्य करने में सक्षम था। तो ध्यान दिया जाए कि बेटर क्या है, तो कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव के पहले कंपैरेटिव कैसे होगा, डबल कंपैरेटिव यूज नहीं किया जाएगा, अतः यहां पर मोर बेटर के जगह पर मच बेटर का प्रयोग होगा। आंसर नंबर डी। हाउएवर, फिर भी दिस डिवीजन of power is not quite as neat as it may appear at first। ध्यान रखा जाए जरा सा, कह रहा है क्या कि however this division of power is not quite। देखिए ये क्वाइट धोखा दे रहा है आपको। इस क्वाइट का अर्थ तो शांत हो जाएगा, जबकि यहाँ बिल्कुल के सेंस में होगा तो वो क्या यूज होगा कि QUITE, क्वाइट का प्रयोग करेंगे, QUITE ऐसा यूज होगा। आंसर नंबर कौन बना, ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट, वो बिल्कुल ये एहसास करता है that explanation which was given during the meeting was not all truth, नहीं all true होना चाहिए। यहाँ पर all true at all के एट ऑल के बाद क्या यूज करेंगे, तो एट ऑल एडवर्बियल है, एडवर्बियल के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहां पर याद करें ट्रूथ तो नाउन होता है, इसलिए ट्रू होगा। आंसर नंबर डी। वाइल कन्विंसिंग अदर्स, दूसरों को कन्विंस करते वक्त अबाउट फॉल्स क्लेम्स, गलती जो दावा है उस पर कन्विंस करते वक्त ही मेंटेन्स ए स्ट्रेट फेस, यही गलती है। देखिए ये स्ट्रेट का तो अर्थ होता है खिंचा हुआ, सेंस कहें या ये कहें कि धोखा का सेंस होता है, लेकिन ए स्ट्रेट STRAIGHT कहे तो ये स्ट्रेट का अर्थ सीधा भी होता है और उदास भी होता है। अब बताया जाए कि सेंस कहें कि उदास कहें या भोला भाला कहें, भोला भाला। अब बताइएगा कि वाइल कन्विंसिंग अदर्स अबाउट फॉल्स क्लेम, झूठे दावों को कन्विंस करते वक्त वो ऐसे भोला चेहरा बना लेता है कि पता नहीं चलता। तो स्ट्रेट का स्पेलिंग गलती है, यहां GHT जोड़कर बनना चाहिए। आंसर नंबर। व्हेन चार्ल्स वाज इन हॉस्पिटल, जब चार्ल्स हॉस्पिटल में थे, हिज सिस्टर सेंड हिम मच फ्रूट देन हिज अंकल, उनकी बहन उनके चाचा के तुलना में ज्यादा फल भेजती थी। तो बताया जाए कि देन लगा के तुलना कर दिया चाचा से, तो मच होगा कि मोर फ्रूट देन हिज अंकल। आंसर नंबर डी।
Mr. Gupta has driven almost twice so fast as Mr. Khanna has. Mr. Gupta Mr. Khanna के तुलना में दोगुना स्पीड से गाड़ी चलाते हैं. तो जरा सा ध्यान दीजिए, मिस्टर गुप्ता हैज ड्राइवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज. जब ऑलमोस्ट ट्वाइस लग गया, थ्राइस लग गया, तो एज फास्ट एज होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बोला हूं कि ट्वाइस थ्राइस ही सब का जब चर्चा हो तो एज पॉजिटिव एज का प्रयोग किया जाता है. ध्यान रखा जाए. आंसर नंबर मिल गया होगा. Avinash is not so good a batsman. Avinash is not so good a batsman to be selected for the national cricket team. ध्यान दें, अविनाश इज सो गुड ए बैट्समैन, ये गलती है. अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन नहीं, सो ए गुड बैट्समैन होना चाहिए. आंसर नंबर का क्या बनेगा? नहीं. तो ध्यान रखा जाए, यहां पर सो को हटा के टू गुड ए बैट्समैन कर दें तो चलेगा. याद रखेंगे थोड़ा सा, यहां पर ऑप्शन आपका सो गुड ए बैट्समैन में टू गुड ए बैट्समैन होना चाहिए, कि वहां पर वैसा नहीं है जिससे सेलेक्ट किया जाए. तो सो से बेहतर ऑप्शन आपको अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड. नट लगा है तो सही है. सो ए गुड बैट्समैन, सो बैड ए रोड, टू बैड ए रोड, सही है. ओह, यहां पर ध्यान दिया जाए, यहां पर कह रहा है कि गलती दूसरा है. अविनाश इज, ये सही है. अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन, यहां एज होना चाहिए कि वैसा नहीं है जैसा कि उसे सेलेक्ट किया जाए. एज टू बी सेलेक्टेड यानी एज ऐड किया जाएगा. आंसर नंबर, यू मस्ट नो, आपको बिल्कुल जानना चाहिए, दैट ही इज इन द हैबिट ऑफ कंसॉर्टिंग विथ हाई एंड लो मेन फॉर सेवरल ईयर्स. कह रहा है क्या कि आपको जानना चाहिए कि उसका आदत है कि वो बड़े बड़े हस्तियों से अपना साठगांठ रखता है कई सालों से. यहीं पर कहां गलती है ध्यान दीजिए. यू मस्ट नो दैट ही इज इन द हैबिट ऑफ कंसल्टिंग विथ हाई एंड लो नहीं होना चाहिए, विथ मेन, उन लोगों के साथ. मेन हाई एंड लो का प्रयोग करेंगे. पहले भी डियर गर्ल को गर्ल डियर टू याद करें बनाया गया था, उसी तरह मेन हाई एंड लो का प्रयोग होगा. आंसर नंबर सी. The candidate's performance was not up to mark in the interview. इंटरव्यू में कैंडिडेट का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं था, तो एक फ्रेज होता है अप टू द मार्क. अप टू द मार्क का अर्थ होता है संतोषजनक, संतोषजनक, पर्याप्त. तो यहां अप टू मार्क नहीं, अप टू द मार्क. आंसर नंबर बी. यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस विथ पुरेंदु. आप कह रहा है कि पुरेंदु के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस विथ पुरेंदु बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट मैन इन हिज डीलिंग. ध्यान रखा जाए, मैन इन हिज डीलिंग नहीं, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग होना चाहिए. फिर वही पॉइंट है, तो बनेगा कि ही इज ए मैन, ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग का प्रयोग करेंगे. आंसर नंबर डी. We have received a great deal of complaints. ध्यान रखा जाए, यहां पर एक ग्रेट डील थोड़ा सा खतरा करेगा. बढ़िया से समझ लीजिए, जो लोग पढ़े भी होंगे वो भी ठीक से सुन लेंगे. बहुत आसानी से बता दिया जाता है कि ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है. बहुत बढ़िया से यह बात बताया जाता है कि काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स का प्रयोग, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है. कब? जब आप उसको एट्रीब्यूटिव यूज में सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कीजिए.
लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना हो तो ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज कीजिए। किताब लिखता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को फॉलो करता है, लेकिन आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, ध्यान रखें, क्योंकि इसको एग्जाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो होना चाहिए क्या कि ए ग्रेट डील ऑफ, तो कंप्लेंट्स काउंटेबल के लिए नहीं यूज होगा, तो यहां क्या होना चाहिए, ए ग्रेट डील ऑफ नहीं, सीधा बनेगा ए नंबर ऑफ का प्रयोग कर दीजिए, और नहीं तो ए ग्रेट मेनी का प्रयोग कर दें, ऑफ हो जाएगा। ए ग्रेट में नहीं तो ऑफ तो लगेगा ना, यहां सीधे करें, ए नंबर ऑफ का प्रयोग करेंगे, ए नंबर ऑफ, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। सी इज गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रही है, टू सी हर इल मदर, अपने माँ को मिलने जा रही है, बीमार है वो, टुमारो एंड विल बी बैक विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। एक बात बताइए, उसकी माँ बीमार पड़ी है, तो बीमार पड़ी है इसका मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड इलनेस नहीं है, इसलिए यहाँ इल के जगह पर सिक का प्रयोग किया जाएगा। यदि कहीं क्षणिक या यदि कोई बुखार आ जाए, कुछ स्थिति आ जाए, तो सिक का प्रयोग करें, और यदि कहीं प्रोलॉन्ग्ड अगर रहे, यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी आ जाए, तो उसको इल कहते हैं। फीवर भी लंबा हो जाए तो वो इल हो जाता है। आंसर नंबर कौन बना, बी। Shashi Shekhar has been suffering from the malaria for the last seven days. शशि शेखर मलेरिया से पिछले 7 दिन से पीड़ित है। तो आपको बता दें कि मलेरिया क्या है, तो बीमारी का नाम है। बीमारी के नाम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मलेरिया अगर कहें, कैंसर कहें, तो इनमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हाँ, उस बीमारी के नाम के आर्टिकल होता है जो प्लूरल यूज किए जाते हैं एस लगाकर। रिकेट्स, मिसल्स, ये सब जो बीमारी का नाम है जो एस लेकर आता है, वो अपने साथ टी ग्रहण कर सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सब में आर्टिकल का गुंजाइश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। राजीव इज द बेस्ट पर्सन टू एडवाइज यू। राजू सबसे बढ़िया आदमी है आपको सलाह देने के लिए। सिंस ही फेस्ड प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टी वाइल सेटिंग अप हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को सेटअप करने में वो बहुत सारे परेशानियों को झेला है। तो प्लेंटी ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा, जो कि आपको बता दे कि काउंटेबल के लिए होगा तो डिफिकल्टी नहीं, डिफिकल्टीज होगा। अनकाउंटेबल के लिए रहता तब तो सही है। प्लेंटी ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता। आंसर नंबर सी। इट इज एन इनफॉर्मिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, यह पॉलिटिकल लीडर्स का इनफॉर्मिटी है, ध्यान रखा जाए, यानी किसी विचारों से अलगाव है। दैट दे फील हाईली ग्रेटफुल व्हेन दे आर प्रेज्ड इन इलोक्वेंट टर्म्स ऑन द स्टेज बिफोर ए वास्ट गैदरिंग। कह रहा है क्या कि यह कमजोरी है हमारे राजनीतिक नेताओं का कि जब भी उन्हें स्टेज पर तारीफ कर दिया जाए थोड़ा भीड़ के सामने बढ़िया से, तो ग्रेटफुल महसूस करते हैं। ग्रेटफुल का मतलब क्या हो गया, तो एहसानमंद। ग्रेटफुल होता है एहसानमंद, ध्यान दीजिए। ग्रेटिफाइड का अर्थ होता है संतुष्ट, संतुष्ट या खुश। तो जब भी नेताजी लोगों को स्टेज पर भीड़ के सामने तारीफ कर दीजिए, वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, वो ग्रेटिफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ ग्रेटिफाइड होना चाहिए। आंसर नंबर बी। ही इज इन डायलेमा whether he should go abroad for higher education or stay in India to support his father's business। वो दुविधा में है कि उसे विदेश जाना चाहिए पढ़ने के लिए, या यहाँ भारत में रुककर अपने पिताजी के बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए। तो एक फ्रेज होता है इन और डायलेमा, इन और डिलेमा का प्रयोग करते हैं, यहाँ ए लगाया जाएगा, तो इन डिलेमा नहीं, इन ए डिलेमा। आंसर नंबर। Implementing these measures will help the government। कह रहा है क्या कि ये मेजर्स अगर अपनाया जाए तो सरकार को मदद मिलेगी। सेव मोर ऑफ 400 करोड़ ईच ईयर, हर साल
400 करोड़ से भी ज्यादा बचत करने में सरकार को मदद मिलेगी। तो देखिए यहां दो ऑप्शन हो सकता है, या तो मोर देन कर दीजिए कि मोर देन 400 करोड़, और नहीं तो वो आकलन का बात कर रहा है तो मोर ऑफ हटा के एज मेनी एज कर दीजिए, एज मेनी एज का प्रयोग कर दें तो हो जाएगा कि लगभग यानी इतना 400 करोड़ लगभग बचत हो जाएगा। तो एज मेनी एज करें या नहीं तो मोर देन कर दें। आंसर नंबर बी। ऑल्दो ही इज माई बसम फ्रेंड, बसम फ्रेंड होता है जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार। ध्यान रखा जाए कि यद्यपि वो मेरा जिगरी दोस्त है, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी, फिर भी मैं उससे पैसा नहीं मांग सकता। विदाउट एनी विविडली रीजन, रीजन कारण नाउन है, विविडली एडवर्ब हो गया जो एडजेक्टिव के रूप में विविड होना चाहिए। आंसर नंबर डी। 20 years from now, आज से 20 साल फ्रॉम नाउ, 20 साल बाद, यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय द थिंग्स यू डिड नॉट डू देन बाय द वंस यू डिड डू। आज से 20 साल बाद आप उन चीजों से ज्यादा अफसोस करेंगे कि आप क्या नहीं किए उन चीजों के तुलना में कि जो आप किए। तो ध्यान दीजिए, दैन लगा के तुलना कर दिया लेकिन दैन का सेंस कहीं नहीं दिया, तो बनेगा कि 20 years from now you will be disappointed more, ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड होंगे किसके द्वारा, तो मोर बाय द थिंग्स यू डिड नॉट डू देन बाय द वंस यू डिड डू। आंसर नंबर कौन बनेगा, बी। We used to meet near a temple, हम लोग एक मंदिर के बगल में मिला करते थे। just after the dawn when no one was there, जब वहां कोई नहीं रहता था, to watch and disturb us, जो हमें देखने और डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता था। तो we used to meet near a temple just after the dawn। अभी अभी बोला हूं कि मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, सनसेट, डॉन और डस्क, इनके साथ जनरल सेंस में आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होती। मॉर्निंग, इवनिंग, इनके बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद भी दी लेता है आकर। ध्यान रखिएगा एक बात, और ये एक्सेप्शन पॉइंट है। तो यहां दी हटेगा, ये दी हटेगा। आंसर नंबर बी। ही एक्सपीरियंस्ड एंड ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लाइफ, वो नेचर और लाइफ को एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया with his sentimental heart and expressed interior serenity, wisdom and poetry with his leisure pen। यही गलती हो गया, ध्यान रखा जाए। कह रहा है क्या कि he experienced and observed, वो एक्सपीरियंस किया और ऑब्जर्व किया नेचर को और लाइफ को with his sentimental heart, अपने भावुक सोच के आधार पर, एंड एक्सप्रेस्ड इंटीरियर सेरेनिटी, और आंतरिक अपने शांति को बयां किया, विजडम को बयां किया, पोएट्री को बयां किया विथ हिज लेजर पेन। यही गलती है, पेन नाउन है, लेजर भी खाली समय नाउन है। तो बताइए कि नाउन के पहले नाउन होगा, नहीं, लेजरली का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव हो जाएगा, और तो यह नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, लेजरली पेन। We were very much carefully in our approach, हम अपने अप्रोच में बहुत सावधान थे। and hence we would complete the complicated task। we were very much carefully के जगह careful का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह किसका विशेषता बता रहा है, तो सब्जेक्ट का। हम लोग केयरफुल है। याद करें, यदि प्रिडिकेटिव यूज आता है वर्ब के साथ, ध्यान दें, तो यहाँ यदि इज एम आर वॉज वेयर का कॉम्प्लीमेंट बनता है तो या तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। लेकिन वॉज वेयर इज एम आर के साथ आ जाए तो वो मूलतः सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, अतः केयरफुली नहीं, केयरफुल होगा, एडजेक्टिव के रूप में होगा। इन स्पाइट ऑफ 4 letters वी हैव सेंट, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद
4 गो लेटर जो हम लोग भेजे हैं, उसके बावजूद वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी, हम लोगों को अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला। तो 4 लेटर जो हम लोग भेजे हैं, तो बताइए उस 4 लेटर को हम लोग जो भेजे हैं इसके बारे में इलेबोरेट कर रहा है। तो ये लेटर निश्चित हो गए, तो होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ द 4 लेटर्स, आंसर नंबर ए। जब भी कभी डिफाइनिंग बात होने लगे तो वो नाउन निश्चित हो जाता है, और डिफाइनिंग जब करेंगे नाउन निश्चित हो गया तो उसके पहले दी आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल में दी लगा है, सही है, धार्मिक ग्रंथ में दी लगता है। इट इज मीक दैट विल इनहेरिट द अर्थ। कह रहा है क्या कि बाइबल के अनुसार नम्र और सभ्य लोग हैं जो इस धरती का उद्धार करेंगे। तो नम्र लोग, सभ्य लोग में मीक नहीं द मीक होगा, क्योंकि दी प्लस एडजेक्टिव नाउन का फॉर्म ले लेता है। द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द मीक नम्र लोग, भद्र लोग। आंसर नंबर बी। ही वॉज ए फास्ट रनर, वो फास्ट रनर था। एज सो क्विक एज लाइटनिंग, वो प्रकाश जैसे गति से दौड़ता था। इन फैक्ट ही वॉज द विंड दैट सूक द ट्रीज। हाँ ध्यान दें, वो आंधी झोंका जैसा चलता था। तो ही वॉज ए फास्ट रनर। सो क्विक एज की एज क्विक है, क्योंकि सो के साथ एज तो हमेशा नेगेटिव सेंस में आता। सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज, यह हमेशा नेगेटिव सेंस में आता। तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। इन मॉडर्न सोसाइटी, आज वर्तमान में न्यूक्लियर फैमिलीज आर यूजुअली प्रेफर्ड टू एक्सटेंडेड और मीडियम साइज फैमिली। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि आज इन मॉडर्न सोसाइटी, आज समाज में न्यूक्लियर फैमिलीज जो छोटे छोटे परिवार हैं, आर यूजुअली प्रेफर्ड टू, प्रेफर के साथ टू सही है, एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड पार्टिसिपल हो गया, और मीडियम साइज फैमिली की साइज्ड फैमिली, ये पार्टिसिपल है तो एंड के साथ जुड़ेगा या और के साथ जुड़ेगा तो पार्टिसिपल ऐड करेंगे, तो मीडियम साइज्ड फैमिली होना चाहिए। आंसर नंबर सी। माई फादर इज इन बैड मूड टुडे, मेरे पिताजी का आज मूड ठीक नहीं है। तो एक फ्रेज होता है, इन ए गुड मूड, इन ए बैड मूड, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड। तो यहां पर इन बैड मूड नहीं, इन ए बैड मूड। आंसर नंबर। एज द कैशियर इज ऑनेस्ट, जैसा कि कैशियर ईमानदार है, एंड इंडस्ट्रियल और मेहनती और औद्योगिक है, द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज अनविलिंग टू डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज। कह रहा है क्या कि जैसा कि कैशियर ईमानदार है और मेहनती है, तो मेहनती के सेंस में इंडस्ट्रियल नहीं इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्रियल औद्योगिक, इंडस्ट्रियस मेहनती, इसलिए उसका जो एम्प्लॉयर है उसे नौकरी से निकालने की स्थिति में नहीं है, इच्छा में नहीं है। ध्यान दें, when we heard the name of our leader, जब हम सुने अपने नेता का नाम, ऑटर्ड रेस्पेक्टफुली, हाँ सम्मान से नाम लिया हुआ यदि सुने, बाई द फॉरेनर्स, फॉरेनर के द्वारा, वी फेल्ट प्राइड ऑफ हिम की प्राउड हिम, फेल्ट है, ध्यान दे, फील है, वर्ब ऑफ परसेप्शन के दायरे में आता है। जो 5 सेंस से हमारे वर्ब जनरेट होते हैं, 5 सेंसुअल जो होते हैं वर्ब, उससे हम फील यूज करते हैं, और स्टैटिक वर्ब है जिनको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव आता है तो प्राइड नहीं, प्राइड तो नाउन हो जाएगा, यहां प्राउड का प्रयोग होता है। आंसर नंबर डी। वी ऑल हैव टू गो ऑल आउट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द मैनकाइंड। कह रहा है क्या कि हम लोगों को जाना है कहाँ? वी ऑल हैव टू गो ऑल आउट टू इंप्रूव। अच्छा, हम लोगों को अपना सारा ताकत या क्षमता लगाना है टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द मैनकाइंड। यही गलती है, मैनकाइंड में कभी दी नहीं लगता है, याद रखें, मानव प्रजाति के लिए दी नहीं लगेगा। आंसर नंबर सी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट,
एक कंसल्टेंट के अनुसार ए मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड्स एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट ए मोर डिटेल एनालिसिस की डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल नहीं डिटेल्ड होगा। आंसर नंबर कौन बनेगा? ए। विथ दीज गॉर्जियस एंड वाइवेसियस लुक्स, इस भव्य लुक के साथ, इस शानदार लुक के साथ, इट इज श्योर, यह बिल्कुल क्लियर है, निश्चित है, दैट यू विल बी ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप अट्रैक्शन का केंद्र रहिएगा। तो याद रखिए कि ए सेंटर नहीं, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। आंसर नंबर कौन बनेगा? सी, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन का केंद्र। ध्यान रखा जाए। यू मस्ट रियलाइज, आपको बिल्कुल रियलाइज होना चाहिए, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कि यह कितना महत्वपूर्ण है, टू गिव अवे टू द नीडी, हाँ, जरूरतमंदों का मदद करना, उनको कुछ देना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। वॉट एवर यू पोसेस इन एक्सेस, हाउ इंपॉर्टेंस के जगह हाउ इंपॉर्टेंट का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर, व्हेन सतीश हर्ड दोज ह्यूमिलिएशन वर्ड्स ही became furious, जब सतीश वो अपमान का शब्द सुना तो वो भड़क गया। तो एक बात बताइए, वर्ड्स यहाँ नाउन है, सतीश हर्ड सही है, दोज वर्ड्स नाउन है, ह्यूमिलिएशन भी नाउन है, तो क्या नाउन को क्वालिफाई नाउन करेगा? नहीं, तो ह्यूमिलिएटिंग वर्ड होना चाहिए जो कि एडजेक्टिव हो जाएगा। आंसर नंबर कौन बना? द सेलिब्रिटीज, वे सेलिब्रिटी दैट ऑर्गेनाइज द मैराथन, वे सेलिब्रिटीज जो कि मैराथन ऑर्गेनाइज किए, वे आर एमिंग एट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। कह रहा है क्या कि जो सेलिब्रिटीज ऑर्गेनाइज किए मैराथन, उनका एम था कि वे अवेयरनेस फैलाएं, वो जागरूकता लेकर आए डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ध्यान रखा जाए कि अवेयरनेस अनकाउंटेबल है, अवेयरनेस अनकाउंटेबल है और उसके पहले ए एन की कोई गुंजाइश नहीं। आंसर नंबर सी होना चाहिए, तो वहां अवेयरनेस में ए एन नहीं लगेगा। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, चाइना इज वर्ल्ड्स लीडर manufacturer of environment friendly products such as electric cars and bicycle। आज वर्तमान में चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। किस सेंस में? तो इलेक्ट्रिक कार्स और बाइसिकल के सेंस में। तो ध्यान रखा जाए कि वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर नाउन है और लीडर भी नाउन है, तो क्या नाउन को क्वालिफाई नाउन करेगा? नहीं, लीडर के जगह पर लीडिंग का प्रयोग होता है। सचिन तेंदुलकर इज लीडर स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, लीडिंग स्कोरर होना चाहिए। किसी सीरीज में कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा स्कोर करेगा तो वो लीडिंग स्कोरर होगा, वहां लीडर का प्रयोग नहीं होगा। आंसर नंबर कौन बनेगा? If you compare the Ganges with Kosi, you will find that both the rivers are important in their own way। यदि आप गंगा का तुलना कोसी से करते हैं तो आप पाते हैं कि दोनों नदियों का अपना अपना महत्व है। तो एक बात ध्यान दीजिए, इफ यू कंपेयर द गंगेज, तो गंगेज में तो दी लगा दिए, लेकिन कोसी में भी दी लगना चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि सभी नदी, नहर, झील, झरना, तालाब, सागर, महासागर, इनके प्रॉपर नेम में दी लगता है। रिवर रहे तो ए रिवर द रिवर चलेगा, लेकिन गंगा लिखा रहे तो केवल द गंगा यूज किया जाएगा, द कोसी यूज किया जाएगा। तो बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। कैसे हैं आप लोग?